बहुत ज्यादा क्रिटिकल हैं और वो कभी भी उनकी मृत्यु हो सकती है। मुश्तबा के रिश्तेदार वो पूरी व्यवस्था को चेंज करके इस्लामिक स्टेट बनाने की कोशिश में थे। ऐसी कौन सी तकलीफ है कि 28 फरवरी से लेकर अभी तक वो रिकवर नहीं कर पाए? इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मुज्तबा खमनेई की मौत हो गई है? जो हमला हुआ था 28 फरवरी को, उसके बाद जो मुज्तबा खमनेई क्रिटिकल थे, क्या उनकी मृत्यु हो गई है? क्या वो मारे गए हैं? ये सवाल क्यों आ रहे हैं? क्या यह बात सही है कि ईरान में तख्ता पलट की कोशिशें चल रही हैं? क्या यह बात सही है कि मोसाद इस बात से परेशान है कि ईरान में तख्ता पलट नहीं हो पाया? क्या यह बात सही है कि मुज्तबा खमनेई का अब ऑल्टरनेट ढूंढा जा रहा है? ये सारे सवाल क्यों आ रहे हैं? क्योंकि इस वक्त मैं आपको कोट करने वाला हूं, एक सेंसेशनल रिपोर्ट आई है iranwire.com पर। उस रिपोर्ट में यह कहा गया है, पहले मैं अंग्रेजी में पढ़ के बताता हूं। 2 sources close to Pezeshkian's administration, यानी वहां पर जो राष्ट्रपति हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है ईरान वायर को कि मुज्तबा खमनेई ने कैबिनेट मेंबर में से किसी से भी मुलाकात नहीं की है और अमेरिका के अटैक के बाद से, जो 28 फरवरी को हुआ है, तब से उनका किसी से कोई संपर्क नहीं है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यह होता है कि जो कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी कि पेजेश्किन ने बंद कार में मुलाकात की मुज्तबा खमनेई से, क्या वो खबर झूठी थी? क्योंकि उसमें तो यह भी डिटेलिंग आई थी, उनको सिर्फ आवाज सुनाई दी, उन्होंने हाथ नहीं मिलाया, कार के अंदर शीशे बंद थे, एक तरफ ऐसे कुछ लगा हुआ था कि वो देख भी नहीं सकते थे। क्या वो बातें झूठी थी? ये खबर अभी क्यों आ रही है? आगे देखिए इस रिपोर्ट में, ईरान वायर की ये जो रिपोर्ट मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं, इसमें रिपोर्ट में यह भी लिखा गया है कि 2 सोर्सेज ने कहा है कि रूमर्स ये हैं कि वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल हैं और वो कभी भी उनकी मृत्यु हो सकती है। ये इस रिपोर्ट में कहा गया है। 2 सोर्सेज ने कहा गया है कि मुज्तबा खमनेई एक्सट्रीमली क्रिटिकल है और ही कुड पास अवे एट एनी मोमेंट। यह बहुत बड़ा सवाल है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वो तो पब्लिक में नहीं आए, बल्कि जब वो उनके पिताजी को सुपुर्दे खाक किया गया तब भी वो नहीं दिखाई दिए। यह भी चर्चा हर जगह थी, वो क्यों नहीं आए। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि जो लेटर्स लिखे गए हैं, ओनली अ फ्यू लेटर्स एट्रीब्यूटेड टू हिम हैव बीन पब्लिश्ड, उनके कुछ खत दिखाए गए। अच्छा, अब इसको लेकर कहा जा रहा है कि जो स्पेकुलेशन है वो इतने दिनों से 28 फरवरी से लेकर अभी तक, ऐसी कौन सी बीमारी है, ऐसी कौन सी तकलीफ है कि 28 फरवरी से लेकर अभी तक वो रिकवर नहीं कर पाए? ऐसा क्या है? मुज्तबा खमनेई के एआई वीडियोस आ रहे हैं। इस रिपोर्ट में, ईरान वायर की रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि पेजेश्कियन कैबिनेट, while confirming that no cabinet member have met मुज्तबा खमनेई so far, stated his physical condition is poor। यानी जो राष्ट्रपति पेजेश्कियन है, उनकी कैबिनेट के सोर्सेस से कहा गया है कि उनकी फिजिकल कंडीशन बहुत खराब है और वो कभी भी शहादत पा सकते हैं, मतलब मारे जा सकते हैं या उनकी मृत्यु हो सकती है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेकाबू हो गया है? क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है? क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, दुनिया के लिए खतरा पैदा कर रहा है? क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी जिंदगी में बगैर हमारी अनुमति के दखल दे सकता है? क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से दुनिया में किसी भी मुल्क पर हमला खुद ब खुद हो सकता है? क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने आप ऑपरेट कर मुल्कों में जंग छिड़वा सकता है? क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे और आपकी जिंदगी में बगैर किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के दखल देकर डेटा चुरा सकता है? सोचिए जरा कि आज की तारीख में सारे सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। इनफैक्ट अमेरिका में तो एक रूल आने वाला है, बल्कि शायद आ चुका है और उसको इंप्लीमेंट करना है कि साल 2027 तक सारी गाड़ियों के ड्राइवर्स के फेस जो हैं वो इंफ्रारेड कैमरा जो है वो कैच करेगा, वो लगाना मैंडेटरी हो जाएगा। सोचिए, सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं घरों में, बाहर, हर जगह पर। वो सीसीटीवी कैमरा बगैर ह्यूमन इंटरवेंशन के डेटा एक्सेस कर लेते हैं कहीं और से, और वो डेटा कहीं और ट्रांसफर कर देते हैं। क्या होगा? कितना बड़ा थ्रेट है ये? क्या एआई जो है वो बेकाबू होता जा रहा है? सवाल खड़ा यह भी होता है कि आज की तारीख में एआई किस तेजी से आगे बढ़ रहा है। अमेरिका के जो तमाम
एक्सपर्ट्स हैं, जो पंडित्स हैं, उनका क्या कहना है? उनका यह कहना है कि एक चीज को सॉल्व करने में ह्यूमन इंटरवेंशन से, कोई सपोज करिए हैक करना है, कोई सिक्योरिटी थ्रेट है, उसको हैक करने में 5 दिन लगते थे पहले, 2 बहुत ही इंटेलिजेंट लोगों को लगाया जाता था। आज वो काम मुश्किल से 2 या 3 घंटे में एक एआई कर सकता है। उसके जो थ्रेड्स हैं वो मल्टीपल कॉम्बिनेशंस को मनूवर कर सकते हैं। सोचिए, एक एग्जांपल मैं देता हूं। आपके सामने एक सिचुएशन है, उस सिचुएशन से आपको निपटना है और उसमें आपको सॉफ्टवेयर कोडिंग करनी है या तमाम चीजें करनी है। तो आपको अगर 5 दिन लग रहे हैं 2 या 3 मैन पावर लगा के, तो एआई वो 5 घंटे के अंदर कहीं गुना ज्यादा बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट कर सकता है, बल्कि कई सारी चीजें उसको सामने लाकर आपके सामने दिखा सकता है। चिंताजनक बात यह है कि एआई के सामने जब आप सॉल्यूशंस लगते हैं और वो एआई खुद चीजें सीखने लग जाता है। आज की तारीख में आपको पता होगा कई सारी हार्ट प्रॉब्लम्स, मेडिकल इश्यूज में एआई इंटरवेंशन हो चुका है। वो खुद चीजें सीखने लग जाता है, तब वो एआई क्या खुद चीजों को एग्जीक्यूट करना शुरू कर दे तो खतरा नहीं होगा? मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूं। एक खबर तो ये आई मेटा एआई की, एंथ्रोपिक की मैंने आपको बता दी है, ओपन एआई की, लेकिन अब एक न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर है, बल्कि ये हर जगह पब्लिश हुई है कि एआई साइंटिस्ट ने ट्रेन किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन द लाइब्रेरीज ऑफ डीएनए और पहली बार एक नया वायरस क्रिएट किया एआई से। मैं पूरा ये आपको लेख पढ़ के बता रहा हूं, ये न्यूयॉर्क टाइम्स का स्टार्टिंग का पार्ट है। दिस एआई जस्ट क्रिएटेड वायरसेस नॉट फाउंड इन नेचर, यानी एआई ने एक ऐसा वायरस क्रिएट किया जो नेचर में ही नहीं है। साइंटिस्ट ट्रेन्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन लाइब्रेरीज डीएनए एंड देन आस्क्ड द मॉडल टू क्रिएट recipes for viral genomes. 16 of them were viable, yielding new viruses. Imagine करिए, ऐसा एआई ने वायरस क्रिएट कर दिया जो नेचर में ही नहीं है। तो क्या यह संभव नहीं है कि यह एआई अपने आप बिहेव करे, बेकाबू हो जाए और कुछ ऐसा क्रिएट कर दे जो पूरी दुनिया के लिए खतरा पैदा कर दे? कैसे इस पर अंकुश लगाया जाएगा? और पूरी दुनिया को इस बात का अंदाजा है कि यह खतरा है, लेकिन क्या किया जा रहा है? आप सिर्फ एआई को ट्रेन कर रहे हैं। रशिया, अमेरिका, चाइना बहुत आगे बढ़ चुके हैं। अमेरिका की बात करें, अगर इस खतरे से पूरी दुनिया अलर्ट नहीं होती तो कोई तो वजह होती जो अमेरिका ने एक रूल बनाया, और मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। पेंटागन ने, द पेंटागन हैज विदहेल्ड 25 years वर्थ ऑफ वेपन टेस्ट रिपोर्ट्स। 25 साल की वेपन टेस्ट रिपोर्ट जो है पेंटागन ने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डालने से मना कर दिया है। पब्लिक एक्सेस नहीं होगा क्योंकि उसको इस बात का डर लगता है कि फॉरेन एडवर्सरीज, जो उसके विदेशी ताकतें हैं, जो दुश्मन हैं, वो एआई का इस्तेमाल करके उसकी जो टेस्टिंग है उसमें वल्नरेबिलिटीज, उसकी वीकनेसेस को पता कर लें। पेंटागन को यह बात का खौफ है। अमेरिका की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसको इस बात का खौफ है कि अगर 25 साल की वेपन टेस्टिंग का डेटा पब्लिक प्लेटफॉर्म में चला गया तो दुनिया की जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं वो एआई का इस्तेमाल करके अमेरिका की वीकनेसेस का पता कर लेंगे। कि क्या होर्मुज ईरान के लिए एक बार्गेनिंग पावर बना है या नहीं? हथियारों से जंग लड़ी जा सकती है, लेकिन हथियारों की लिमिट होती है। लेकिन यहां पर अगर आपने चोक पॉइंट लगा दिया तो फिर उनके पास एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक मूव है। 20% यहां पर शेयर है और वहां पर 12%, 32%। फ्यूल प्राइसेस बढ़ सकती हैं, गैस प्राइसेस बढ़ सकती हैं। सबसे बड़ा सवाल इस वक्त एनर्जी क्राइसिस को लेकर है। देखिए, आप सबको पता होगा कि हम एक स्टेट ऑफ एनर्जी वॉर में हैं। क्यों मैं ये कह रहा हूं? पहले कुछ सवालों से शुरू करते हैं। क्या इस वक्त प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप होर्मुज स्ट्रेट को लेकर बुरी तरीके से फंस गए हैं? क्या अमेरिका के पास होर्मुज स्ट्रेट को लेकर कोई सॉल्यूशन नहीं है? क्या होर्मुज स्ट्रेट ईरान के लिए एक बार्गेनिंग चिप बन चुका है? क्या होर्मुज स्ट्रेट पे जो हो सकता है या जो हो रहा है उसको अमेरिका डिस्काउंट कर गया था, उसको समझ में नहीं आया था? क्या वजह है कि होर्मुज स्ट्रेट को लेकर अब पूरा फोकस, पूरी दुनिया का फोकस सिर्फ इस बात पर है कि कैसे भी होर्मुज स्ट्रेट जो है वो रेगुलराइज हो जाए? इस होर्मुज स्ट्रेट की हिस्ट्री क्या है? ये होर्मुज स्ट्रेट इतना जरूरी क्यों है? इन सभी सवालों के जवाब देखने की
कोशिश करते हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि आज की तारीख में सबसे इंटरेस्टिंग टेक जो आ रहा है वो यह है कि ओमान और ईरान दोनों होर्मुज को लेकर बातचीत कर रहे हैं और अमेरिका इस बातचीत में कहीं पर भी नहीं है, ऐसा ईरान के सोर्सेस कह रहे हैं। अब आप इसको ऐसे समझिए, एक होर्मुज स्ट्रेट यू पॉइंट की तरह, राइट, यू पॉइंट की तरह। इस होर्मुज स्ट्रेट में ऑन द राइट साइड जब आप मैप देखते हैं तो गल्फ ऑफ ओमान है, ऑन द लेफ्ट साइड गल्फ ऑफ पर्शिया, जिसको पर्शियन गल्फ कहते हैं। अब एक साइड को ईरान डोमिनेट करता है, ऑन द लेफ्ट साइड, राइट साइड को ओमान डोमिनेट करता है। हो क्या रहा है, इस होर्मुज स्ट्रेट में फरवरी के हमले से पहले से करीब 138 शिप, 140 शिप पर डे जाते थे। दुनिया के लिहाज से देखा जाए तो दुनिया का 20% ऑयल एंड गैस का रूट ये होर्मुज स्ट्रेट है। भारत के लिहाज से देखा जाए, क्योंकि हम भारतीयों को तो पता होना चाहिए ना कि हमारे लिए वो कितना इंपॉर्टेंट है, तो हमारा करीब जो सप्लाईज है उसका 40 to 45% उस होर्मुज स्ट्रेट से निकलता था। तो अब जब होर्मुज स्ट्रेट में एक लॉकडाउन की कंडीशन है तो पूरी दुनिया में एक एनर्जी क्राइसिस के हालात पैदा हो गए हैं। ऑयल एंड गैस, इससे भी बड़ा खतरा बाब अल मंदेब में हो सकता है अगर वो भी पूरी तरह लॉकडाउन हो गया, क्योंकि वहां से भी 12% जाता है टोटल सप्लाईज का ऑयल एंड गैस की अगर बात की जाए दुनिया की तो। लेकिन सवाल यह खड़ा है कि अमेरिका इसको लेकर इतना इंटरेस्टेड क्यों है? क्यों भाई, अमेरिका डायरेक्टली तो उससे लिंक्ड नहीं है, अमेरिका के शिप्स तो वहां से जाते नहीं है, तो फिर अमेरिका परेशान क्यों है? अमेरिका बोल सकता है जो करना है करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अमेरिका ने होर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक अपने एंड से क्यों किया? अपने एंड यानी उस तरफ से क्यों किया जहां पर उसने नाकेबंदी लगाई? क्यों? दरअसल बड़ी बात यह है कि अमेरिका को खुद डायरेक्टली होर्मुज स्ट्रेट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसके जितने भी एलाइज हैं यूरोप और एशिया में, वो एलाइज इसके ऊपर डिपेंडेंट हैं। उसके जितने भी पार्टनर्स हैं, और मैं उन पार्टनर्स की बात कर रहा हूं जो कि बहुत मायने रखते हैं, वो पार्टनर हैं सऊदी अरेबिया, इराक, कुवैत, कतर, यूएई। इन सब की जो सप्लाईज है होर्मुज स्ट्रेट से होती है। इन सारी सप्लाईज पर चोट लगी है अगर ईरान ने ब्लॉकेड कर दिया, जो कि कर दिया है। ईरान क्या कहता है? ईरान क्या कहता है कि आपको हमारी कुछ कंडीशंस माननी पड़ेंगी, अगर आप वो कंडीशंस नहीं मानेंगे तो हम होर्मुज स्ट्रेट को नहीं रोकेंगे, अनब्लॉक करेंगे। ईरान ये कहता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कि मुझे एक सिक्योरिटी चाहिए आपसे। क्या सिक्योरिटी चाहिए? कि अब आइंदा हमले नहीं होंगे। ये नहीं कि आप किसी 6 महीने, 5 महीने, 3 महीने या 1 साल के बाद सोचें कि ईरान पर हमला करो और कर दें। हमें वो सिक्योरिटी चाहिए। अभी क्या चर्चा चल रही है? ऐसी खबरें आ रही हैं, ईरान और ओमान दोनों बातचीत कर रहे हैं कि अब होर्मुज स्ट्रेट से टैक्स वसूला जाएगा। जैसे आप किसी हाईवे पे जाते हैं और टोल टैक्स देते हैं, कई जगह नहीं भी देते हैं, पहले वो नहीं होता था, लेकिन अब वो बात कर रहे हैं टोल टैक्स की। कितने की? अब मैं आपको इसके फैक्ट्स कुछ बताता हूं जो कि अलग अलग सोर्सेज से आ रहे हैं, दे आर नॉट रिटन डॉक्यूमेंट्स। एक सोर्स कह रहा है कि होर्मुज स्ट्रेट में कमर्शियल शिप से 7% शुल्क वसूलेगा ईरान, और इसका 50-50 शेयर होगा ओमान और ईरान में। यह बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, 50-50। ऑयल शिप से करीब $11 मिलियन की वसूली की तैयारी है, क्योंकि ईरान कहता है कि ये जो हम पैसा वसूलेंगे, इस पैसे से हमारी भरपाई होगी जो हमें नुकसान हुआ है। ओमान का प्रस्ताव है, ऐसा कहा जा रहा है, ये अगेन सोर्सेस है, कि वो 3% तक शुल्क वसूली कर सकता है। और जो नंबर्स है वो ये नंबर्स कह रहे हैं कि ईरान हर दिन $385 मिलियन की फीस वसूल सकता है, विच इज अ बिग अमाउंट। ईरान की इकोनॉमी जर्जर है, ये बहुत बड़ा अमाउंट हो सकता है। लेकिन ईरान ने अमेरिका के सामने जो कंडीशंस रखी हैं, जो वहां की फॉरेन मिनिस्ट्री के हवाले से सोर्सेस से जानकारी आ रही है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है सुनना। ईरान कहता है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज हम पूरी तरीके से अनब्लॉक तब करेंगे जब, ध्यान से सुनिएगा, अमेरिका नेवल ब्लॉकेड हटाएगा, पॉइंट नंबर 1। नंबर 2, अमेरिका हमारे ऊपर से एनर्जी सैंक्शंस हटाएगा, जो उसने हाल में अभी और बढ़ा दिए। नंबर 3, ईरान के जो फ्रोजन एसेट्स है उनको वो रिलीज करेगा। शेख हसीना ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की या जो एड्रेस किया, उसके पीछे का मकसद क्या है? अब शेख हसीना का जो डेस्परेशन है, वो डेस्परेशन ये है कि आज उनको सुनेगा कौन। अब देखिए, धीरे धीरे चीजें चेंज होती हैं। शेख हसीना ने एक एड्रेस किया, और वो एड्रेस करने के बाद उन्होंने जो मैसेजिंग है, वो ओवरऑल मैसेजिंग क्या है? वो ओवरऑल मैसेजिंग ये है कि मुझे गलत तरीके से हटाया गया, वहां पे गैर कानूनी इंटरिम गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट आई और अब तो खैर वहां पर इलेक्टेड गवर्नमेंट है, फिर वहां पर अभी भी टेररिस्ट और
जो क्रिमिनल्स हैं वो खुले में घूम रहे हैं। उनका यह कहना है कि मैं सबके बावजूद बांग्लादेश से इतना प्यार करती हूं, मुझे पता है कि मुझे जेल कर दिया जाएगा, मुझे पता है कि मेरी जान को खतरा है, मुझे पता है कि मैं जाऊंगी और तुरंत मुझे हिरासत में ले लिया जाएगा, उसके बावजूद भी मैं जाने के लिए तैयार हूं क्योंकि मैं बांग्लादेश की बेटी हूं। उन्होंने कहा कि लोग भूल गए उनके पिता के बलिदान को, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कि उस हिस्ट्री को इरेज कर दिया जाए। यहां पर भारत के इस प्राइवेट प्लेटफॉर्म के मंच से उन्होंने बातें की। इंटरेस्टिंग बात क्या है, बांग्लादेश की सरकार ने उनके मीडिया से यह कहा था कि किसी भी सूरत हाल में आप इसको कवर ना करें या इसको पब्लिश ना करें, लेकिन आज जब फॉरेन कॉन्स्टिट्यूशंस क्लब साउथ एशिया की तरफ से यह इवेंट होस्ट किया गया, तब पूरी दुनिया के जर्नलिस्ट वहां पर थे। एंड आई रिइटरेट, पहले का जो पार्ट था वो एक स्पीच के तौर पर था, उन्होंने सब चीजें बताई, जनवरी में भी उनका एक एड्रेस आया था, लेकिन इसमें फर्क था। इसमें फर्क यह था, जनवरी में इंटरिम गवर्नमेंट थी वहां पर, जिसको वो इल्लीगल क्रिमिनल इंटरिम गवर्नमेंट कहती है, और अब वहां पर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट। इस सब के बीच में हमें यह भी समझना चाहिए कि बांग्लादेश बार बार, आज भी उन्होंने रिट्रेट किया कि हम भारत के साथ अपने संबंध खराब नहीं करना चाहते। बांग्लादेश को अच्छी तरीके से पता है कि ग्लोबल साउथ में भारत की कितनी स्ट्रांग पोजीशन है, और वो कहते हैं ना कि टू मच वाटर हैज फ्लोन अंडर द ब्रिज, वही हो रहा है। जिस तरीके से हालात बदल रहे हैं पिछले कुछ महीनों के अंदर से, दुनिया में अनिश्चितता है, उसके बाद भी भारत की तरफ बहुत सारे मुल्क देख रहे हैं। भारत ने अलग अलग कंट्रीज के साथ डील किया, चाहे वो यूरोपियन यूनियन हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो। इन सब के बीच में वो बांग्लादेश जो एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब था, वो बांग्लादेश जिसको कहा जा रहा था कि ये एक ऑल्टरनेट टू चाइना है, बल्कि कहा यह जा रहा था इट्स बिकमिंग मिनी चाइना फॉर इंडस्ट्रीज, वो बांग्लादेश एकाएक डिस्ट्रॉय हो गया इंडस्ट्रियल हब के तौर पर। और ऐसे में उनके लिए सबसे ट्रस्टेड और रिलायबल पार्टनर भारत हो सकता है, यह वहां का स्टैंड है। लेकिन यहां पर शेख हसीना ने जो कहा है उससे इतना जरूर साफ है, इट्स एब्सोल्युटली क्लियर कि वो अपनी जो ऑडियंस है, जो अवामी लीग के लोग हैं, उनको एड्रेस कर रही हैं। वो जो फेंस सिटर्स हैं, जो डरे हुए हैं और उस तरफ चले गए हैं, उनको एड्रेस कर रही हैं। और उनका ये अभी भी फर्म बिलीफ है, उनका ये अभी भी फर्म बिलीफ है कि आज भी बांग्लादेश में उनकी बहुत स्ट्रांग एक्सेप्टेंस है। तो ये था आज का ये बड़ा इंटरेस्टिंग एपिसोड। अब हम ये जानना चाहते हैं कि इस पर फॉरेन पब्लिकेशंस क्या लिखते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग होगा इसको समझना। हम ये जानना चाहते हैं इस पर एडिटोरियल टेक्स क्या आते हैं, और हम ये भी जानना चाहते हैं कि इस पर बांग्लादेश रिएक्ट करता है कि नहीं, क्योंकि अगर बांग्लादेश इस पर रिएक्ट कर रहा है तो इसका मतलब ऑफिशियली उन्होंने शेख हसीना का स्टेटमेंट एक्सेप्ट कर लिया। बांग्लादेश इस पर रिएक्ट नहीं करे, यह बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक बहुत बड़े नेता का, जो कि 5 टर्म्स की प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं, उनका स्टेटमेंट आया, उस पर रिएक्शन ना देने का मतलब है दैट यू आर एस्केपिंग फ्रॉम इट, आप बच के निकल रहे हैं। यह भी असंभव है। देखना यह है कि बांग्लादेश कैसे इसको बैलेंस आउट करता है, कैसे वो टाइट रोप वॉक करता है, जहां पर शेख हसीना पर उसको कमेंट भी करना होगा और भारत के साथ अच्छे रिश्ते भी संभाल कर चलने होंगे।